हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाला है आईएफएससी ग्रेड मेंस एग्जाम के पेपर 2 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को। सारे के सारे 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ कि कहां से वो क्वेश्चन पूछा गया। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि आईएफएससी के एग्जाम का लेवल क्या रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का टाइप था वो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे। जो आईबीपीएस पहले सेबी और पीएफआरडी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का टाइप रखता था कि कॉन्सेप्ट्स चेक हो, वैसे क्वेश्चंस नहीं आए इस एग्जामिनेशन में। इस एग्जाम को जिसने भी बनाया उसने बोला कि यार अपने दिमाग की बत्ती करो बंद और क्वेश्चन डालो फैक्ट्स के ऊपर। तो 70 to 75% क्वेश्चन आए सिर्फ फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन। अगर बात करें फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो इसके अंदर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ है, आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे। बट अगर आपने उसके बारे में कहीं रीड नहीं कर रखा तो उसमें आप कोई एडुकेटेड गेस नहीं लगा सकते। अब जहां पर भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इतने ज्यादा, तो वो एग्जामिनेशन का लेवल कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। बड़े सारे स्टूडेंट्स का मेरे को फोन आया, पहले तो एक स्टूडेंट का मेरे को फोन आया एग्जाम खत्म होते कि सर पहले 5 मिनट के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 28 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था। वन लाइनर क्वेश्चन फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन थे, जो आता था फटाफट मैंने अटेम्प्ट कर दिए। अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स के अंदर सबका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया था। ठीक है जी, आपको 60 मिनट्स दिए गए थे 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, बट 15 मिनट्स में कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया था। और फिर स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया गेस वर्क लगाना, क्योंकि भाई जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने 45 48 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, बट कहीं ना कहीं सबके 10 से 13 14 15 क्वेश्चन गलत है। ठीक है जी, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नंबर मेरे पास आ रहा है, जो मेरे को लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 62 से लेके 65 की रेंज में रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स जिनका गेस वर्क चल गया, अगर मैं बोलूं फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन जिन्होंने गेस वर्क करके अटेम्प्ट कर दिए, 48 के नंबर पे चले गए कि मैंने 48 अटेम्प्ट कर लिए, मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो उस गेस वर्क में लक के ऊपर अब डिपेंड करता है कि किसके क्वेश्चन ज्यादा उस गेस वर्क में ठीक निकलेंगे। पहली बार ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर लक के बारे में बात करी जा रही है कि अगर आप लकी हो तो आपका मतलब सिलेक्शन हो सकता है। सो अगर आपको फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आए तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट कहीं पे चेक नहीं हुए, जिसने पढ़ रखा है उसके मतलब बेटर चांसेस है सिलेक्शन होने के। जिसने रिपोर्ट पढ़ के, अगर मैं बात करूं तो दो क्वेश्चन सेबी की रिपोर्ट से है। अब सेबी की रिपोर्ट 302 पेजेस की है और उसके अंदर बीच में से कहीं से उठा के एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी का लेवल तो बढ़ा ही दिया गया ना। फैक्ट्स भी बड़े अलग अलग डॉक्यूमेंट से पूछे गए। चलो सर, हमें समझ में आती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपके इंटरव्यू के कॉल के लिए। तो अगर आपके इतने रेंज में मार्क्स आ रहे पेपर 2 में और पेपर 1 में आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा इंग्लिश के, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस अच्छे हैं इंटरव्यू के कॉल आने के। अच्छा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम मार्क्स की, तो कुछ स्टूडेंट्स जिनका गेस वर्क काम कर गया होगा तो उनके नंबर 70 तक जा सकते हैं, 70 तक जा सकते हैं। बट इतना फैक्ट्स को याद रखना अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है, मैं तो ये कहूंगा इम्पॉसिबल टास्क है। तो 70 वाले कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं बट उनका नंबर बहुत ही कम रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं पेपर 2 के अंदर और साथ में आपने इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रखा है। तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रखा है तो उसके अंदर भी जो नंबर का रेंज है वो 60 टू 70 रहता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद। तो इसके अंदर अगर आप फॉल कर रहे हैं तो अच्छे चांसेस है आपको इंटरव्यू के कॉल आने के। ठीक है जी, समझ में आता है सर। आप सीधा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस और क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका आईएफएससी एक्ट से रिलेटेड कि किस ईयर में एनेक्ट हुआ था। तो ये सबका सही था, मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन सबके सही हैं और कौन से क्वेश्चन में थोड़ा सा गेस वर्क हो सकता था, और कुछ जो प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में जिसने रीड कर रखा है वही अटेम्प्ट कर पाया। चलो, पहला क्वेश्चन आया भाई कौन से ईयर में एनेक्ट हुआ है, तो 2019 सबका ठीक है। अगला क्वेश्चन आया आईएफएससी को पावर कब दी गई। सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, आईआरडीए की जो पावर्स हैं वो किस दिन के अंदर आईएफएससी को ट्रांसफर करी गई, अज्यूम कब करा गया पावर्स। तो इसके अंदर अलग अलग नोटिफिकेशन की डेट थी। तो अगर बात करें, एक 29 सितंबर को नोटिफिकेशन आई थी जिसके अंदर सेक्शन 13, जिसके अंदर ये स्पेसिफिक पावर्स दे रखी है
कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए की जो पावर्स है वो आईएफएससी के पास आ जाएगी, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो ये सेक्शन 13 को नोटिफाई करा गया था कि इसकी पावर्स कब दी जाएगी, तो उसका आंसर है 1 अक्टूबर 2020। तो जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो थी 29 सितंबर और पावर्स देने की डेट थी 1 अक्टूबर 2020। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक नोटिफिकेशन की डेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एज पर आईएफएससी एक्ट। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। इसके अंदर आपका फॉरेन एक्सचेंज के स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एलिजिबल नहीं है, मतलब आप वहां पे जाके फॉरेन को एक्सचेंज नहीं करते, ऑन द स्पॉट एक्सचेंज नहीं कर सकते। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटर इज नॉट मेंशन। कहीं ना कहीं ये भी आसान क्वेश्चन, आपके सेक्शन 13 के अंदर 4 रेगुलेटर मेंशनड है, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए। तो इसके अंदर बोला सा कौन सा रेगुलेटर मेंशनड नहीं है जिसकी पावर्स आईएफएससी को नहीं दी, तो इसमें आपका आंसर है एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इजी क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन। चलो, टर्म डिपॉजिट ऑफ हाउ मच इन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट इज ट्रीटेड एज अ बल्क डिपॉजिट। तो इसके रिस्पेक्ट में डिपॉजिट्स के ऊपर एक सर्कुलर आ रखा है जिसके अंदर बल्क डिपॉजिट के बारे में बात कर रखी है, जिसका आंसर है 500,000 यूएस डॉलर्स। करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा भाई, बड़ी सारी आपको स्टेटमेंट दे दी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सेबी और पीएफआरडी के एग्जाम में बड़े सारे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आया पहला लॉजिक वाला, तो इसके अंदर बोला भाई कौन सी आपके क्या कहते हैं स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो बोला था आईएफएससी बैंकिंग यूनिट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो ऑन ऑल डिपॉजिट्स। तो ये इनकरेक्ट है। जिसने भी पढ़ रखा है रिटेल डिपॉजिट रिजर्व रेशियो के बारे में, जो यहाँ पर आईएफएससी में मेंटेन होती है रिटेल डिपॉजिट्स के ऊपर, तो उनका आंसर सही था, उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया। ओके, हमने क्या कहते हैं कैपिटल मार्केट के रिस्पेक्ट में बड़ी सारी रेगुलेशंस पढ़ी, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया, मिनिमम साइज ऑफ आईपीओ क्या रहेगा इशूइंग एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के रेगुलेशंस के हिसाब से हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। तो आंसर है 15 मिलियन यूएस डॉलर मिनिमम इशू साइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कितनी जल्दी जल्दी डिस्कस हो रहा है ना, सारे के सारे फैक्ट्स क्वेश्चन है, क्या करें ऐसे डिस्कस होगा। एक क्वेश्चन आया, अमंग अदर रिक्वायरमेंट्स व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपके रेगुलेशन का। अब मैं यहाँ पर आके बोलना नहीं चाहता कि 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए, 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए, 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए यहाँ से मेरे कोर्स से वगैरह से, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। अगर मैं आपको 65 70 के मार्क पे नहीं लेके जा रहा, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कोर्सेज में उतना मतलब मजा नहीं आया पढ़ने में। ठीक है जी, चलो बात को पढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या बोला, आईएफएससी बैंकिंग के अंदर कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो यूएस डॉलर 20 मिलियन। इजी क्वेश्चन। आईएफएससी बैंकिंग यूनिट इज नॉट कवर्ड अंडर। अच्छा, ये भी अगर आपने पढ़ रखा है तो ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो बैंकिंग के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए आईएफएससी के रिलेटेड। तो सेंट्रलाइज डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवरेज नहीं होती है आईएफएससी बैंकिंग के अंदर। ओके जी, आईएफएससी बैंकिंग के अंदर अगर आपका पैसा बैंक अगर सिलिकॉन वैली बैंक जैसे अगर उसका डिफॉल्ट हो जाता है तो कोई इंश्योरेंस की स्कीम में वो कवर्ड नहीं है। ओके जी, अगर बात करें हमारे इंडियन बैंक तो वो कवर्ड होता है ना एक इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। ओके, एक क्वेश्चन है आपका, एक आईएफएससी को टैक्स की एग्जेम्पशन कितने मिलती है, तो इसके अंदर 100% आपको एग्जेम्पशन मिलती है 10 ईयर्स के लिए। तो ये आपके एसईजेड के टॉपिक के अंदर इनकम टैक्स अंदर कवर्ड है। ये भी इजी क्वेश्चन कि एक आईएफएससी यूनिट कितना मतलब टैक्स एग्जेम्पशन को एंजॉय करता है। ओके, अभी भी इजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका बुलियन के रिस्पेक्ट में। हमने बुलियन के रिस्पेक्ट में बहुत डिटेल डिस्कशन करा, बट ठीक है, एक लेक्चर के बेसिस पे एक क्वेश्चन तो आया ना, क्या लिखा है उसके अंदर कि भाई इंडिया ने कितने टन ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया, सेकंड टू विच कंट्री। अगर बात करें नोट्स के अंदर तो वो चाइना का हमने नंबर दे रखा है, चाइना के बारे में बता रखा है कि चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड को इंपोर्ट करने में। ठीक है जी, तो ये भी स्टूडेंट्स को ये दोनों ऑप्शन दे रखे थे कि कितना टन इंपोर्ट हुआ और किस कंट्री के बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं। तो चाइना को देखते बच्चे ने उसको अटेम्प्ट कर दिया कि भाई हाँ चाइना तो हमने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है इंपोर्ट करने में। ठीक है जी, चलो ये भी क्वेश्चन ठीक है, समझ में आता है। एक क्वेश्चन आता है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स के ऊपर, जिसमें टॉप 5 फाइनेंशियल सेंटर कौन सा नहीं है, तो ये भी ठीक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपके कोर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, शंघाई आपका नहीं आता। आपने अगर जीएफसीआई का रिपोर्ट पढ़ रखा है 33rd एडिशन को, तो उसके अंदर सारी की सारी डिटेल बेसिक डिटेल है कि पहले 5 तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर बात करें बेजल नॉर्म्स के बारे में, तो बेजल के अंदर कितनी डिटेल डिस्कशन हुई, उसके अंदर से सिर्फ एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर पूछा लेवरेज रेशियो ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का क्या परसेंटेज है। तो बेजल नॉर्म्स आपको करने ही थे, उसका आंसर है 4%। ओके, ये भी फैक्ट क्वेश्चन है,
फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। लेवरेज रेशियो का क्या इम्पैक्ट है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट आईएफएससी, हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में गिफ्ट सिटी के अंदर पहली कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वह डेक्कन यूनिवर्सिटी। ये भी आपको हर एक के मॉक टेस्ट में मिल गया होगा क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट न्यूज थी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। अब अगर बात करें पेंशन फंड के रिस्पेक्ट में, पेंशन फंड के रिस्पेक्ट में क्या आया, तो एनपीएस के फाइल से आपके दो क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, उन्होंने पूछा कि कौन सा इनमें से एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी नहीं है जो एनपीएस के अंदर है, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। डिपॉजिटरी मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल सीआरए नहीं है एनपीएस के अंदर। उसके अंदर प्रोटेन आ जाता है, आपका क्या कहते हैं कैम्स आ जाता है, तो ये नहीं है, पता चल रहा था, पढ़ रखा है। ठीक है जी। ओके, 16th क्वेश्चन, अंडर एनपीएस हाउ मेनी पेंशन फंड अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड विद पीएफआरडीए। तो अगर आपने एनपीएस का लेक्चर देख रखा है, ये भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। 10 के नाम भी दे रखे हैं, तो 10 ऐसे हैं क्या कहते हैं पेंशन फंड्स जो अदर देन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रजिस्टर्ड है पीएफआरडीए के साथ। परफेक्ट, अभी तक सर ठीक लग रहा है, बट आगे जाके और डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है, आगे जा रहे और फैक्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द गाइडलाइंस ऑन अटल पेंशन योजना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, इक्विटी में कितनी होगी। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो मेरे को कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिली, मेरे को ये वाली फिगर मिली है किसी एक आर्टिकल से। आर्टिकल्स में कोई भी रिलाई नहीं करता, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर पढ़ता हूँ कि कहां पर इसको लिमिट करा गया है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं अभी आपको आंसर दे रहा हूँ 15%, बट अगेन इसके रिस्पेक्ट में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। ओके, अब आगे बजट के ऊपर क्वेश्चन। जिसने बजट को अच्छी तरह रट्टा मार रखा है, बट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत एडवांटेज मिली इस एग्जामिनेशन के अंदर। चलो, पहला क्वेश्चन आया, स्टेट्स आर अलाउड टू हैव अ डेफिसिट ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद डैश ऑफ दिस अमाउंट स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म। इसके अंदर बोला 3.5% तक अलाउड है और एक्स्ट्रा 0.5% हो सकता है अगर पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन। ओके, एज पर बजट 23-24 फेज 3 ऑफ ई कोर्स, ई कोर्स के बारे में बोला कि कितना आउटले होगा इन्वेस्टमेंट का, 7,000 करोड़। अभी भी आपके कोर्स के अंदर ही चल रहा सब कुछ, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखे, कवर्ड है। अगर इनके अंदर अगर आप कुछ गलत करके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका वो आपकी गलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट विल बी मेड अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 2 years dash and the scheme will offer deposit facility of dash in the name of woman और गर्ल। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, मार्च 25 तक आपको अवेलेबल है और इसके अंदर आप 2 लाख रुपीज, महिला कोई वुमेन कोई गर्ल, उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया जाएगा। इस बजट के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सबके मॉक टेस्ट में आपको ही मिला होगा। ओके, UIDF will be managed by नेशनल हाउसिंग बैंक। अब इसके अंदर अगर आपको एक ना एक फिल इन द ब्लैंक भी नहीं आता, अगर एक भी आता तो उसको आप अटेम्प्ट करने लायक हो। तो सबको पता है UIDF जो है वो नेशनल हाउसिंग बैंक मेंटेन करता है और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए है। तो ये भी ठीक क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन ठीक मानेंगे, डिफिकल्ट नहीं मानेंगे इसको। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना बोला गया हमारे बजट के अंदर, तो 45 लाख करोड़ की फिगर। ठीक है, बजट के ऊपर ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। ओके, फिजिकल डेफिसिट टारगेट इन फाइनेंशियल 23-24 इतना रहा, उसको रिड्यूस करके हमें 4.5% पे लेके जाना है, किस ईयर तक, तो फिजिकल डेफिसिट हमारा कितना रहेगा 23-24 का, वो है 5.9% के अराउंड, जिसको हम रिड्यूस करके 4.5% पे लेके जाएंगे 25-26 तक। अगर आपको एक भी ब्लैंक पता है, एक भी ब्लैंक पता है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे 2 ब्लैंक्स दिए थे, कहीं ना कहीं वो थोड़े से आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन का लेवल को इजी कर देते हैं। ओके, which of the following sector has not been identified as 100 critical transport infrastructure project for last and first mile connectivity। अगर इसके रिस्पेक्ट में बोले तो ये क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आता फिर भी लॉजिक पे सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की बात चल रही है उसमें ऑटोमोबाइल का कोई लेना देना नहीं है, इसमें पोर्ट्स है, कोल है, स्टील है, फर्टिलाइजर्स है, फूड ग्रेन है। ऑटोमोबाइल का इस पर्टिकुलर पार्ट से कुछ मतलब लिंक नहीं लगता। आपने ट्रांसपोर्ट देख के, ट्रांसपोर्ट इंफ्रा को देख के ऑटोमोबाइल कहीं से हम मतलब मार्क नहीं कर सकते, तो आंसर कहीं ना कहीं लॉजिक पे भी अटेम्प्ट किया जा सकता था। ओके, अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर रेलवे बजट वाज मर्ज विद यूनियन बजट। 3-4 और ऑप्शन दे रखे थे कि कौन कौन, 3-4 बातों को मिला के बोला था कि कब यूनियन बजट में मर्ज हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से मतलब आपके सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट।
बट फिर भी ये क्वेश्चन काफी जगह पहले एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर है इसका 17-18। ओके, द एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन, अगर बात करें तो ये क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक सर्वे से, और थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया। अगर आपने ये वाली स्पेसिफिक लाइन पढ़ रखी है इकोनॉमिक सर्वे में, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 0.990 लाख से बढ़कर अब कितना हो गया, 1.49 लाख। ये फाइनेंशियल ईयर 23 में इतना बढ़ा, किस ईयर से, फाइनेंशियल ईयर 18 से। तो ये एज इट इज लाइन इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है, बट ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट। ये लाइन अगर पढ़ रखी होगी तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो इस साल का डेटा उसको याद रखेंगे ना, उसी को समझेंगे। बट फाइनेंशियल ईयर 18 के डेटा को यहाँ पर पूछा गया, तो क्वेश्चन का लेवल यहाँ से डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो गया, डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फेस बाय एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। और ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से है, इस क्वेश्चन को भी आप लॉजिक के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। जब भी इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट तो बोलेगी नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखा, एमएसपी जो देती है गवर्नमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज इनएडिक्वेट टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एमएसपी जो भी बनाया जाता है वो देख के बनाया जाता है ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, प्लस कुछ प्रॉफिट्स भी देने हैं। तो ये आंसर भी लॉजिक के ऊपर सॉल्व किया जा सकता है अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ रखा। ठीक है जी, ओके। इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया क्या है, तो ये है यूएस डॉलर 91, यूएस डॉलर। ये डायरेक्टली उठाया गया आपके आईएफएससी एनुअल रिपोर्ट से, आईएफएससी की एनुअल रिपोर्ट से। ओके, एक क्वेश्चन आया परसेंटेज के ऊपर, एक और फैक्ट क्वेश्चन। द नोशनल टर्नओवर ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी इंक्रीज टू यूएस डॉलर 2867 बिलियन डॉलर्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22, शोइंग अप अ जंप ऑफ डैश परसेंटेज। कितना परसेंटेज इंक्रीज आया वो पूछा गया लास्ट ईयर से, तो 45% का इंक्रीज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एज पर आईएफएससी एनुअल रिपोर्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ एआईएफ रजिस्टर्ड। अच्छा, अगर बात करें, ठीक है हम क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, बट ये कितने एआईएफ रजिस्टर्ड है आपके, क्या कहते हैं, आईएफएससी के अंदर, उसमें आपकी क्या नॉलेज, थोड़ा ना कोई टेस्ट हो रही है। अगर आपने रट्टे मार रखे हैं तो ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, बट लॉजिक यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक नहीं हो रहे। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं हम, आपका एआईएफ कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 10 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड है, और कैटेगरी 3 जो है वो 14 रजिस्टर्ड है एज पर आईएफएससी एनुअल रिपोर्ट। ओके, सेबी के एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन आया, 302 पेज की एनुअल रिपोर्ट है, उसके अंदर भी एकदम घुस के क्वेश्चन पूछा। एज पर सेबी एनुअल रिपोर्ट हाउ मेनी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस आर देयर इन इंडिया। तो इसके अंदर एक थोड़ा सा क्या कहते हैं एम्बिग्युइटी वाली बात है, 5 तो उसमें लिखे हैं कि 5 आपकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, बट एक आपका लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो 5 ही होगा। प्रॉपर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तो 5 ही है। ठीक है जी, तो इसका आंसर है 5। ओके, which city was the only city to issue municipal bond in financial year 21-22। शायद स्पेसिफिकली लिखा होता कि 100 करोड़ के बॉन्ड इशू करें, तो ये भी सेबी की एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन आया। ठीक है, वडोदरा इसका आंसर है, सेबी के एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन आया। ओके, चलो, द बिगेस्ट आईपीओ किसका था इन ईयर 21-22 जिसमें 18,300 करोड़ रुपए रेस करे गए। ये भी आपका एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन है, सेबी की एनुअल रिपोर्ट। डिफिकल्ट है जी, डिफिकल्ट है। एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना, उसके इतने डेटा को याद करना अपने आप में एक टास्क है। ठीक है, तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम का आईपीओ आया था, जिसके अंदर 18,300 करोड़ रुपए रेस किए गए थे। ओके, चलो, ये क्वेश्चन फिर भी लॉजिक के ऊपर आया आपका एक क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा कि जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, जिसके रिस्पेक्ट में हमने एक सेशन यूट्यूब पर भी लिया था, बताया था कि किस किस जगह इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, टी बिल, रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो इस सबके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर बात करें वो ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है रिटेल डायरेक्ट स्कीम से। तो इसके अंदर आंसर था ऑल ऑफ द अबव। ओके, अच्छा, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ एलआईसी आईपीओ, कितने रुपए रेस करेंगे एलआईसी के आईपीओ के, और वो भी बिलियन, बिलियन में पूछा गया यूएस डॉलर के अंदर। तो आंसर है 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये एक स्पेसिफिक आर्टिकल से उठाया गया क्वेश्चन कि कितने बिलियन यूएस डॉलर का आपका आईपीओ था। ओके, इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट सरपासिंग जापान एंड जर्मनी इन टर्म्स ऑफ सेल। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, नो लॉजिक, कोई लॉजिक को टेस्ट नहीं कर रहे, पढ़ रखा तो आता है, तो जर्मनी इसका आंसर है। ओके, एक क्वेश्चन है, आपके 3 क्वेश्चन आए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से, जो आपकी 2015 की स्कीम है। इसमें क्या बोला, इसमें एक एम्बिगुइटी, वो बात को डिस्कस करते हैं।
व्हाट इज द मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स अंडर MLTGD? इसका क्या है? मिनिमम लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट एज पर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। अब इसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ था लॉक इन पीरियड के रिस्पेक्ट में, वो दोनों के रिस्पेक्ट में था, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लिखा हुआ था। तो अगर मैं बात करूं लॉक इन पीरियड की, तो मीडियम टर्म जो गवर्नमेंट डिपॉजिट्स है उनका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स, और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स है उनका टर्म है 5 इयर्स। जो स्टूडेंट्स है वो कन्विंस्ड है कि दोनों का नाम लिखा हुआ है, मीडियम भी लिखा हुआ था और लॉन्ग टर्म भी लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, IBPS ने क्या पता गलत क्वेश्चन पूछा हो। ठीक है जी। अगर मीडियम टर्म था तो आंसर है 3 इयर्स, लॉन्ग टर्म था तो आंसर है 5 इयर्स। ओके। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से एक और क्वेश्चन आया, जिसके अंदर बोला कि बैंक को मेंटेन करना है स्टॉक ऑफ गोल्ड। आपका जो भी रिडेम्पशन होगा उस पर गोल्ड देना पड़ेगा ना, गोल्ड को वापस करना पड़ेगा। तो उस रिस्पेक्ट में बोला आपको कितने, मतलब जो रिडेम्पशन होने वाला आगे जाके, कितना आपके पास, कितने मंथ तक का आपके पास गोल्ड होना चाहिए। आगे जो रिडेम्पशन, अगर अगले 3 महीने में जो रिडेम्पशन होने वाला है उतने का आपके पास गोल्ड होना चाहिए। ठीक है जी। बैंक शैल मेंटेन द स्टॉक ऑफ गोल्ड एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू द गोल्ड रिडेम्पशन ड्यू इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अगले 3 महीने में जो आपका रिडेम्पशन होने वाला है उतना गोल्ड का स्टॉक होना चाहिए। ओके जी। एज पर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम हु कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्शन ऑफ गोल्ड? तो ऑक्शन ऑफ गोल्ड के अंदर RBI, MMTC, बैंक्स और भी अगर किसी को अलाउ करते हैं RBI, तो वो कर सकते हैं पार्टिसिपेट। इसके अंदर जो आपका आंसर था वो ऑल ऑफ द अबव था। इसके अंदर RBI, MMTC, बैंक्स सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। RRB इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर RRB के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ था तो आप प्लीज कॉमेंट करके बताना। ओके। एक आपका क्वेश्चन है, एज पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंड रेज नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है इक्विटी से वो पैसे को रेज नहीं कर सकती। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो वो इक्विटी के थ्रू रेज कर सकती है, बट स्पेसिफिकली जो कैटेगरीज बनाई गई है, एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी के फॉर्म में पैसे को भी रेज नहीं कर सकती। बाकी वो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, SVF, म्यूचुअल फंड्स, इनके थ्रू वो पैसे को रेज कर सकते हैं। तो आंसर क्या है? इक्विटी। ओके। एज पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रेमवर्क व्हाट इज द मिनिमम कॉर्पस रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल इंपैक्ट फंड? तो इसका आंसर है 5 करोड़ रुपीज। ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल इशू बाय अ कंपनी? ये एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, कि आप पैसे को अगर रेज करो, कैपिटल रेज करो, तो उसका पर्पस क्या हो सकता है? तो उसमें बड़े सारे पर्पस दे रखे थे। कोई नई कंपनी आ रही है, कोई एक्सपेंशन हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो पैसे तो भी किसी किसी भी पर्पस के लिए आप इशू कर सकते हो ना, रेज कर सकते हो। क्या पता आप वर्किंग कैपिटल अपनी एनहांस करो, उसके लिए आपको पैसा चाहिए हो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जिसके भी लॉजिक क्लियर हो उसने उसको अटेम्प्ट कर लिया। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक्सपेंशन के लिए सिर्फ नहीं होता, अगर आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मेट करना है, उसके लिए भी आप रेज कर सकते हो। ओके। एज पर स्विस आरए, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड, एंड उन्होंने फोरकास्ट किया कि इंडिया 6th लार्जेस्ट मार्केट बन जाएगी किस ईयर तक? तो ईयर है 2032 तक इंडिया एक 6th लार्जेस्ट इंश्योरेंस की मार्केट बन जाएगी। ठीक है। एज पर IRDAI, कॉर्पोरेट एजेंट्स जो है हेल्थ के, वो कितने लोगों के साथ, कितने इंश्योरेंस के साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं जिनके लिए वो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस को बेचेंगे, जिनके लिए काम करेंगे वो? तो इसका आंसर, लेटेस्ट में इस फिगर को बढ़ाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 9। ओके। ठीक है। विच कंट्री हैव द लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड? तो फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें तो वो डोमिनेटेड है बाय USA। तो इसका आंसर भी USA, इंश्योरेंस मार्केट में भी वो डोमिनेट करता है, और काफी बड़े नंबर से, ह्यूज नंबर से वो आगे है। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री इन विच ईयर? किस साल में एक्सटेंड करा गया था? तो ये क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में आ चुका है, बट एग्जाम इस क्वेश्चन को मैं फिर भी डिफिकल्ट कैटेगरी में ही रखूंगा। ठीक है। आंसर है 1819। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय RBI? ये इजी क्वेश्चन था, क्योंकि जो बाकी 4 ऑप्शन दे रखे थे वो इजी ऑप्शन थे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रखा था, जो बाकी के 3 ऑप्शन थे वो कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि ये RBI देखता है। तो आंसर इसका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके। NBFC फैक्टर शैल एंश्योर दैट इट्स फाइनेंशियल एसेट्स इन द फैक्टरिंग बिजनेस कितने होने चाहिए? तो उसका आंसर है 50%। इसके अंदर आपका क्वेश्चन अगर था कि बैंक ऑफ फाइनेंस के लिए कब एलिजिबल होगा एक NBFC फैक्टर, तो उसके अंदर भी लिमिट जो दे रखी है कि उसका फैक्टरिंग का जो बिजनेस होना चाहिए वो 50% का होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा बैंक के फाइनेंस के लिए। आंसर है 50%। ठीक है।
सीलिंग क्या है, बैंक क्रेडिट की एक एनबीएफसी के लिए उसके एनओएफ से, नेट ओन फंड से अगर रिलेट करा जाए तो इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। तो आंसर है नन ऑफ द अबव, अगर आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है। लॉक इन पीरियड ऑन शेयर्स अलॉटेड टू एंकर इन्वेस्टर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो आपको जब एंकर इन्वेस्टर्स को साथ में पैसे डालने होते हैं आईपीओ के अंदर, तो कितने टाइम तक उनके पैसे को लॉक कर दिया जाता है, वो बेच नहीं सकते अपने शेयर्स को, तो वो है 30 डेज। आंसर है 30 डेज। तो देख रहे हो आपके सारे के सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन थे। तो एग्जामिनेशन का लेवल उतना तो अच्छा नहीं रहा जितना आईबीपीएस अपने लेवल को बढ़ा चुका। अगर हम पिछले एग्जामिनेशन से कंपेयर करें तो न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हो रहा था, तो इसलिए सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, बट कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन का लेवल डिफिकल्ट रहा। आई होप आपको ये आंसर की ने हेल्प किया होगा आपके स्कोर तक पहुंचने के लिए जो भी आपको एक्सपेक्टेड है। बाकी हम अब आपसे मिलेंगे इस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।